कुमार घायल हुआ है। अपराधी के पैर में गोली लगी है। ज्वेलरी लूटकांड का आरोपी है। मैरवा में पिछले दिनों लूट हुई थी। घायल अपराधी पटना रेफर किया गया है। तो पुलिस लगातार ऑपरेशन लंगड़ा को आगे बढ़ा रही है। बदमाश अंकित कुमार को गोली मारी गई है। अपराधी के पैर में गोली लगी है। तो सिवान में एनकाउंटर की खबर है। ज्वेलरी लूटकांड का यह आरोपी और इसके ऊपर कार्रवाई की जा रही थी। इसने फायरिंग की, जिसके बाद से जवाबी कार्रवाई पुलिस की तरफ से भी की गई और उसके पैर में गोली मारी गई है। और लगातार ये पुलिस संदेश दे रही है कि अपराधी अगर अपराध करेंगे तो बचेंगे नहीं, उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। मृत्युंजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। मृत्युंजय, एक बार फिर से ये एनकाउंटर अपराधी का क्या पूरी घटनाक्रम सामने आई है? ये देखिए, पूरा मामला ये ज्वेलरी कांड से जुड़ा हुआ है। पिछले बार जिलाधीश थाना क्षेत्र के जमापुर में ज्वेलरी की लूट हुई थी। इस मामले में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत की कार्रवाई की गई है। सिवान एसपी पूरन कुमार झा ने बताया कि पुलिस को गुप्त में मिली थी कि मैरवा थाना क्षेत्र में कुछ बदमाश एकत्रित हुए हैं। जब पुलिस पहुंची तो वहाँ मुठभेड़ हुआ। अंकित कुमार एक बदमाश है जिसको गोली लगने सुना है, पैर में गोली लगी है, जिसको सिवान सदर अस्पताल इलाज के बाद पुलिस पटना लेकर चली गई है और पूरे मामले की इन्वेस्टिगेट कर रही है। सिवान इसमें साफ तौर पे कहा कि सिवान पुलिस को सूचना मिली थी कुछ बदमाश इकट्ठा हुए हैं। जब पुलिस वहाँ पहुंची तो फायरिंग की गई, जवाबी कार्रवाई पुलिस ने फायरिंग की, इससे पैर में गोली लगी है और ऑपरेशन लंगड़ा के साथ ही कार्रवाई की गई है। जी बिल्कुल। तो ये तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं, उस अस्पताल की तस्वीर है। अभी कहाँ पर ये इलाजरत है अपराधी? ये मध्य रात्रि की घटना है। इनकाउंटर के बाद जब पुलिस इलाज के लिए सिवान सदर अस्पताल आई तो डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति देखते हुए पटना रेफर कर दिया गया है। फिलहाल इसे पटना पुलिस लेकर गई है और वहाँ इलाजरत है। जी, तो इसने पुलिस के साथ क्या किया था जब इसके पैर में गोली मारी गई? देखिए, पिछले सप्ताह जियादही थाना क्षेत्र के जामापुर में एक ज्वेलरी की दुकान है। वहां दिन दहाड़े बदमाशों द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। करीब 30 या 32 लाख रुपए 20 लाख रुपए की ज्वेलरी की लूट की बात सामने आई थी। उसमें दिन दहाड़े फायरिंग भी हुई थी। फायरिंग के बाद पुलिस सिवान एसपी पूरन कुमार झा ने एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम का गठन कर दिया गया था। इस मामले में 2 बदमाश ऑलरेडी पहले गिरफ्तार हो चुके हैं और ये तीसरा या चौथा बताया जा रहा है। क्योंकि हमारे इस मुद्दे पर सिवान एसपी से बात हुई, उनका कहना था कि उसी मामले में पुलिस काफी दिनों से तलाश थी। जब लूट हुआ था उस मामले में सिवान एसपी के द्वारा एक टीम का गठन कर दिया गया था। टीम लगातार छापेमारी कर रही थी क्योंकि उसमें सीसीटीवी फुटेज आया हुआ था। फायरिंग करते हुए फुटेज मिली थी। फुटेज के आधार पर सभी को चिन्हित किया जा रहा है और इसमें कुछ आरोपी है जो फरार है, उसके लिए सिवान पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। यानी इस तरह साफ संदेश है कि अगर आप अपराध करोगे तो बचोगे नहीं, पुलिस कार्रवाई करेगी और जवाबी कार्रवाई करेगी। और जब तक आप किसी भी घटना को अगर बदमाश घटना को अंजाम दे रहे हैं उसमें पुलिस जरूर कार्रवाई करेगी। जी चलिए, शुक्रिया मृत्युंजय इस अपडेट के लिए आपका। देखिए, मुजफ्फरपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वंदे भारत ट्रेन पर पथराव हुआ है। वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव हुआ। राम दयालु नगर के पास पथराव किया गया। पाटलिपुत्र गोरखपुर एक्स पर यह पथराव हुआ है। 1.5 घंटे के भीतर 3 ट्रेन पर पथराव किया गया। मंझौलिया खबरा के पास पथराव हुआ। 3 कोच के शीशे आंशिक रूप से टूटे हैं। इंटरसिटी और लिच्छवी एक्सप्रेस पर भी पथराव किया गया है। आरपीएफ की टीम जांच में जुटी हुई है। मुजफ्फरपुर हाजीपुर आरपीएफ की जांच अब तेज हो चुकी है। बच्चों के द्वारा पत्थर फेंकने की आशंका जताई जा रही है। देखिए, वंदे भारत में लगे सीसीटीवी कैमरे की भी जांच की जा रही है। तो मुजफ्फरपुर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां वंदे भारत ट्रेन के साथ साथ 2 और ट्रेनों पर पथराव किया गया है। हालांकि जो जानकारी सामने आ रही है, बच्चे की तरफ से पथराव किया गया है और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त भी ट्रेनों में हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं। प्रियांक, क्या जानकारी है, किसने पथराव की थी, कोई पुख्ता जानकारी अब तक सामने आई है? जी, सबसे तो बड़ी बात ये है कि वंदे भारत एक्सप्रेस पर एक बार फिर से पथराव हुआ, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात ये है कि 3 गाड़ियों पर हुआ है। अलग अलग 3 गाड़ियों पर 1 से 1.5 घंटे के अंतराल पर पथराव की घटना सामने आई है। और ये घटना जो है मुजफ्फरपुर हाजीपुर रेल खंड पे हुआ है। मुजफ्फरपुर रामदयालु के बीच की यह घटना है। और वंदे भारत एक्सप्रेस के 2-3 बोगी जो हैं उसके शीशे जो हैं वो अभी आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके अलावा एक लिच्छवी एक्सप्रेस है, उस पर भी असामाजिक तत्व द्वारा पत्थरबाजी करने की बात सामने आई है। इसके अलावा इंटरसिटी एक्सप्रेस है,
उस पर भी पत्थरबाजी। हालांकि अभी फिलहाल इसकी जांच की जा रही है, एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है, पूरे मामले की जांच की जा रही है। आरपीएफ मुजफ्फरपुर, आरपीएफ हाजीपुर जो है इसकी जांच कर रही है और संभावना जताई जा रही है कि जो बच्चे हैं, बच्चों के द्वारा पत्थरबाजी की गई होगी। हालांकि पुलिस जो आरपीएफ की टीम है इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। प्रियंक, बार बार ऐसी घटनाएं सामने आती है। इसके पहले भी जैसा कि आपने भी बताया कि पहले भी पत्थरबाजी की गई, अभी भी पत्थरबाजी 3 ट्रेनों पर एक साथ हुई है। ऐसे में आरपीएफ की तरफ से कोई सुरक्षा मानकों को लेकर के खास इंतजाम किए गए ताकि इस तरह की घटना को अंजाम आगे भी ना दिया जा सके? जी, इसको लेकर जो है पिछली बार भी जब भी घटनाएं हुई हैं तो त्वरित कार्रवाई की गई, वैसे लोगों की पहचान की गई, चाहे जो भी रहा हो उस पर कार्रवाई भी की गई, लेकिन उसके बावजूद लोग सतर्क नहीं हो पा रहे हैं। और जबकि जैसा कि रेलवे के द्वारा इसको लेकर विशेष व्यवस्था की गई है, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि अगर कोई पत्थरबाजी या फिर कुछ अलग तरीके से क्षतिग्रस्त करने की कोशिश करता है तो उसको भी पहचान किया जा सके। बावजूद जो है इस चीज से लोग सबक नहीं ले रहे हैं और बार बार पत्थरबाजी कर रहे हैं। ऐसे में हालांकि ये भी संभावना जताई जा रही है कि ये बच्चों की करतूत है और बच्चों को शायद इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये गलत है। बच्चों को भी इसके बारे में विशेष जानकारी देना चाहिए कि अगर वो इस तरीके से ट्रेन पर पत्थरबाजी न करे। हालांकि आरपीएफ इसकी पूरी जांच कर रही है, आगे कार्रवाई बिल्कुल प्रियंक, देखना होगा आरपीएफ की जांच में क्या कुछ सबूत निकल के सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। अपडेट आप लेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां कई टुकड़ों में महिला का शव मिला है। ट्रेन में टुकड़े में ये सिरकटा शव मिला है। छपरा एक्सप्रेस के S1 कोच में शव मिला है। एक बक्से और बैग में ये शव मिला है। 30 से 35 साल उम्र बताई जा रही है। गोमती नगर स्टेशन पर यह शव मिला है और कई टुकड़े में यह महिला का शव मिला है। पुलिस सब मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। हालांकि 30 से 35 साल की उम्र इस महिला की बताई जा रही है। सिरकटा शव मिला है। छपरा एक्सप्रेस के S1 कोच में शव मिलने से सनसनी है। चलिए एक बार फिर से बिहार की खबर का रुख करते हैं। तो सासाराम से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। ट्रेन के कोच में भीषण आग लगी है। देखिए, सासाराम पटना फास्ट पैसेंजर में ये हादसा हुआ है। तो प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर मची अफरा तफरी, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर पहुंची दमकल की टीम, दमकल की कर्मियों ने आग पर काबू पाया है। राहत की बात तो ये है कि किसी हताहत की सूचना नहीं है। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ट्रेन के कोच में आग लग गई और पटना सासाराम फास्ट पैसेंजर में यह हादसा हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता अजीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अजीत, क्या अपडेट है, कैसे आग लगी, क्या कुछ जानकारी? चूंकि आग लगने के कारणों का अभी स्पष्ट रूप से पता नहीं चला है, लेकिन जिस तरह से इंजन के 5वें कोच में यह आग लगी है और पूरा कोच जो है लगभग जलकर राख हो गया है। बता दें कि ये जो ट्रेन है सासाराम से प्रत्येक सुबह खुलती है और पटना की ओर जाती है, लेकिन आज जैसे ट्रेन में जब पैसेंजर बैठने लगे, इसी दौरान आज कुछ पैसेंजर का कहना है कि ट्रेन के सीट के नीचे से कुछ धुआं ऐसा निकला। उसके बाद पैसेंजर जो बाहर निकल गए, लेकिन देखते देखते वो धुआं आग में तब्दील हो गया और धू कर पूरा कोच जो है वो जल गया है। और किसी दमकल की स्थानीय जो गाड़ियां अजीत, किसी के हताहत होने की भी खबर है क्या? कोई इसमें हताहत भी हुआ है? जी, चूंकि ये ट्रेन जो है सासाराम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर रुकी हुई थी और अभी खुलने से पहले ही ये हादसा हुआ है, जिस कारण जो यात्री हैं वो जब धुआं निकलने लगा तो सभी यात्री सचेत हो गए और ट्रेन से बाहर उतर गए। और आरपीएफ की टीम यहाँ मौजूद थी, वो लोगों को सचेत किया, इंजन से दूर किया, इसलिए किसी भी प्रकार के हादसा से बचा जा सका। जी, कितने बजे ये हादसा हुआ, कब आग लगी है? ये आग जो है, चूंकि ये ट्रेन जो है सासाराम रेलवे स्टेशन से 7 बजे के आसपास यहाँ से निकलती है, लेकिन ये और स्टेशन पर ये ट्रेन जो है रात में आकर खड़ी हो जाती है। तो ऐसे में ये बताया जा रहा है कि ये आग लगने की घटना 6:15 के आसपास हुई है। 6:15 से 17 मिनट के आसपास ये आग लगी है, लेकिन आग पर फिलहाल जो है वो काबू पा लिया गया है। रेलवे का जो पानी जो पाइपलाइन सप्लाई का है उससे भी काफी मदद मिली है और दमकल की स्थानीय गाड़ी भी मदद की है और आग पर काबू पा लिया गया है। जी ठीक है अजीत, आप नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। पटना से बड़ी खबर, जहां 19 मई को सोनपुर में सहयोग शिविर लगेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहयोग शिविर में शामिल होंगे। बिहार सरकार के कई मंत्री भी अलग अलग जिलों में मौजूद रहेंगे। सभी जिलों में सहयोग शिविर का आयोजन रखा गया है। जन समस्या को मुख्यमंत्री और मंत्री सुनेंगे। जिले के प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। सम्राट सरकार ने निर्देश जारी किया है
मंत्री को एक दिन में कम से कम 3 शिविर में शिरकत करना होगा। 19 मई को आयोजित होगा पहला सहयोग शिविर। 30 दिनों के भीतर समस्या का निपटारा करना होगा। सुनवाई नहीं होने पर अधिकारियों पर एक्शन भी होगा। 21वें दिन जिम्मेदार अधिकारी निलंबित किए जाएंगे। देखिए, पटना से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां बिहार अग्निशमन विभाग हाईटेक होगा। एआई तकनीक से कमांड एंड कंट्रोल नए, आपको बता दें कि 80 नए अग्निशमन वाहन भी खरीदे गए हैं। आज वाहनों का लोकार्पण सीएम के द्वारा किया जाना है। पटना के गांधी मैदान में भव्य कार्यक्रम है। तो बड़ी खबर पटना से आ रही है, बिहार अग्निशमन विभाग हाईटेक होने वाला है। एआई तकनीक से कमांड एंड कंट्रोल किया जाएगा। 80 नए अग्निशमन विभाग भी उसी हिसाब से खरीद लिए गए हैं, जिसमें एआई टेक्निक हो। और आज वाहनों का लोकार्पण सीएम के द्वारा होना है। पटना के गांधी मैदान में भव्य कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। तो आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, क्योंकि आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं और ऐसे में इसी को मद्देनजर रखते हुए ये हाईटेक अग्निशमन जो वाहन है वो खरीदा गया है, ताकि बहुत जल्दी आग पर काबू पाया जा सके। और आपको बता दें कि कमांड एंड कंट्रोल, जैसे ही कमांड दिया जाएगा वैसे ही ये काम करेगा। एआई तकनीक इसके अंदर मौजूद है। 80 नए अग्निशमन जो वाहन है वो खरीदे गए हैं, जिसका आज सीएम सम्राट चौधरी लोकार्पण करने वाले हैं। सासाराम में बालू माफिया के आतंक का शिकार बने सिपाही मुकेश कुमार का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। लखीसराय के कोली गांव में जैसे ही सिपाही का शव पहुंचा, हर तरफ कोहरा मच गया। हर किसी की आंखें नम हो गई। सिपाही मुकेश की मौत ने परिवार को ऐसा सदमा दिया जिससे जिंदगी भर नहीं भरा जा सकता है। बड़ा सवाल है कि सासाराम पुलिस से है कि आखिर मुकेश के हत्यारों की गिरफ्तारी कब होगी। रोते बिलखते परिजन, हर तरफ गम और गुस्से का माहौल। महिलाओं का चित्कार, एक पिता की बुझी हुई आंखें, ये तस्वीरें दिल को झकझोरने वाली हैं, दिल दहला देने वाली हैं। सासाराम में बालू माफिया के शिकार शहीद जवान मुकेश कुमार को आखिरी सलामी दी जा रही है। सिपाही मुकेश कुमार का शव जैसे ही लखीसराय के कोली गांव पहुंचा, हर तरफ कोहराम मच गया। परिजनों का दिल बैठ गया। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी छा गई। सदमा ऐसा है जिससे जिंदगी भर इस घाव को नहीं भरा जा सकता है। सिपाही मुकेश कुमार अपने पीछे 2 मासूम बेटी और 1 बेटे को छोड़ गए। परिवार वालों को समझ नहीं आ रहा है कि अब इनका क्या होगा। सिपाही मुकेश कुमार सबको बेसहारा छोड़कर चले गए। दिवंगत आत्मा को सलामी देगा। वो उनका पत्नी का फोन किया पहले, तो बहू है हमारी, वो हमारे फोन किया कि ऐसा ऐसा बात है, चोट लग गया है, अभी स्थिति ठीक है। तो हम लोग यहाँ से फिर गाड़ी रिजर्वेशन करके गए, लेकिन हम लोग असफल हो गए, उसको कुछ कर नहीं पाए। क्या अब आप लोग का आगे क्या मांग है? जो बनता है जिस हिसाब से डिपार्टमेंटल जो करेंगे वही होना चाहिए। सासाराम में तैनात मुकेश कुमार नो एंट्री में वाहन जांच कर रहे थे। अचानक बालू लदा ट्रैक्टर सामने आया। जब मुकेश ने ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की तो उन पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया। घायल मुकेश कुमार को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर घटमापुर निवासी चंदन सिंह का था। घटना के 36 घंटे बीत गए, लेकिन अभी तक ट्रैक्टर के ड्राइवर की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। बिहार में बालू माफिया इतने बेलगाम हो गए हैं कि जवानों को कुचलने से भी बाज नहीं आ रहे हैं।
सासाराम और नवादा की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि बिहार में बालू माफिया की चलती है। वो कानून तो ताक पर रखकर अवैध रूप से खनन करते हैं और खनन में खलल पड़ने पर खून खराबे पर उतारू हो जाते हैं। सासाराम में बालू माफिया ने सिपाही मुकेश कुमार को मौत के घाट उतार दिया, तो नवादा में बालू लदे ट्रैक्टर से एएसआई नागेंद्र प्रसाद को कुचल दिया गया। बड़ा सवाल ये है कि आखिर बालू माफिया के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? क्या पुलिस पर हमला करना आम बात हो गई है? कब तक पुलिस वाले जान पर खेलकर लड़ते रहेंगे? अवैध बालू कारोबार पर पूरी तरह लगाम क्यों नहीं? ये वो तमाम सवाल हैं जिसका जवाब प्रशासन को देना पड़ेगा, क्योंकि अवैध बालू खनन प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। पुलिस जवानों को निशाना बनाया जा रहा है। सवाल ये भी है कि सिपाही मुकेश कुमार के हत्यारों की गिरफ्तारी कब होगी। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजीत कुमार और नवादा से अनिल विशाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सीतामढ़ी से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां सीएसपी संचालक की गोली मारकर के हत्या कर दी गई। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी वहां से फरार हो गए। कैश लेकर के अपराधी फरार हुए। घटना से आक्रोशित लोग सड़क पर उतर आए हैं। आपको बता दें कि आगजनी कर शव के साथ प्रदर्शन किया जा रहा है। घटनास्थल पुलिस छावनी में तब्दील कर दी गई है। बड़ी संख्या में पुलिस के जवान वहां पर तैनात किए गए हैं। नानपुर के मोहनी की यह घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर सीतामढ़ी से बता रहे हैं, जहां सीएसपी संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी वहां से फरार हो जाता है। ऐसे में अब पुलिसिया व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का डर अपराधियों में खत्म हो चुका है। कैश लेकर के अपराधी वहां से फरार होते हैं। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम किया है। सड़क पर उतर करके वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। अब शव के साथ वहां के जो स्थानीय हैं वो प्रदर्शन करते नजर आ रहा है, जिसके बाद पुलिस छावनी में घटनास्थल को तब्दील कर दिया गया। बेगूसराय से इंसानियत को झकझोर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। चौराही थाना क्षेत्र में मवेशियों के लिए घास लेने कांवड़ झील गए एक मजदूर की अपराधियों ने तेजाब पिलाकर बेरहमी से हत्या कर दी। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा है। खेत गले जने रखेल हमरा पुरु के मार दल के हो, हमरा पुरु के मार दल के दुनु मिल के हो। कैमरे में कैद चीखें, ये आंसू और ये दर्द दरअसल उस पत्नी का है जिसने एक पल में अपना सब कुछ खो दिया। ये बाबू हमर खेत पथार छे घास बुनने छै जाय छै बटैया। रोती बिलखती ये महिला बार बार अपने पति को याद कर बेहोश हो रही है। उसे शायद अब यकीन भी नहीं हो रहा कि जो शख्स घर से घास काटने निकला था वो अब कभी लौट कर नहीं आएगा। कौन बहियार में? घटना बेगूसराय के चौराही थाना क्षेत्र की है, जहां एक मजदूर रोज की तरह मवेशियों के लिए घास लेने कांवड़ झील की तरफ गया था, जहां घात लगाए बैठे अपराधियों ने उस बेबस मजदूर को घेरा और हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए उसे जबरन तेजाब पिला दिया। तेजाब जिसने अंदरूनी अंगों को झुलसा कर रख दिया। तड़पते हुए उस मजदूर ने दम तोड़ दिया। इस बर्बरता ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। मैं सुबह उठ लिया ना तो मोबाइल देख रही है, हमार भतीजी फोन कर लक जे दीदी भैया दादा के मार के फेंकने छो अपना खेत में चोर में। हम जैसे जान लिए तैसे हम अलिए। वासुदेव की मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम पसर गया। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। वो बार बार यही कहती नजर आ रही है कि आखिर उसके पति का कसूर क्या था। उसे शेखर सहनी और जोगेश्वर सहनी ने मार दिया। हो बाप हो, शेखर सहनी जोगेश्वर सहनी मार दल के हो। कौन उपाय होते हमरा हो? अब ककरो कुछ नहीं करे, घर पर जाके धमकी देत रहे हो। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मामले की तफ्तीश का दावा कर रही है, लेकिन क्या पुलिस की ये फाइलें इस अभागिन पत्नी के सुहाग को वापस ला पाएंगी? क्या उन अनाथ बच्चों को उनका पिता मिल पाएगा? परिजन अब पुलिस से सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि अवैध संबंध जो जोगेश्वर सहनी का किसी औरत के साथ था, उसी की वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, क्योंकि वासुदेव राय ने उनके संबंध को कहीं न कहीं देख लिया था और इसी वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। हालांकि एफएसएल की टीम के द्वारा साक्ष्य जुटाए गए हैं और जांच की गई है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक पुलिस के द्वारा जो है इस मामले का उद्भेदन कर लिया जाता है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18, बेगूसराय। और फिलहाल